तो बेटा हेनरी के नियम की बात करते हैं। हेनरी का नियम किस पर आधारित है? दाब पर आधारित है। गैसों की द्रव में विलयता को दाब प्रभावित करता है, मतलब दाब जितना बढ़ाओगे विलयता बढ़ेगी, और इसी पर आधारित है हेनरी का नियम। और हेनरी का नियम क्या कहता है बेटा, उसको समझने की कोशिश करते हैं अपन कि हेनरी का नियम, हेनरी ने सबसे पहले दाब की विलयता पर प्रभाव को देखा और उसको परिभाषित किया। क्या परिभाषित किया कि द्रव में गैस की विलयता विलयन या द्रव की सतह पर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। क्लियर हो गई बात? जो गैस दाब लगा रही है, जो वाष्प दाब है उसका, या गैस का जो दाब है उसके समानुपाती होता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि विलयन में गैस के मूल प्रभाज विलयन पर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होते हैं। जो गैस का आंशिक दाब है उसके समानुपाती होंगे। तो गैस का आंशिक दाब समानुपाती है विलय के मोल प्रभाज के, और यही क्या है? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। पहले हेनरी ने जो है मोललता से समानुपाती बताया था, बाद में जो है उसी ने जो है मोल प्रभाज के समानुपाती बताया। तो हम जो है समानुपाती का निशान हटाएंगे और यहाँ एक स्थिरांक लिख देंगे जिसको लिखेंगे हेनरी स्थिरांक। ये क्या है? हेनरी स्थिरांक। और ये हेनरी स्थिरांक तीन चीजों पर निर्भर करता है। एक निर्भर करता है गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। किस पर निर्भर करता है? गैस की प्रकृति। दूसरा निर्भर करता है विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति। और तीसरा निर्भर करता है तापमान पर, तापमान पर। तापमान तो बहुत ज़रूरी है। तो इन सब पर हेनरी स्थिरांक क्या करता है? निर्भर करता है। तो अलग अलग गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक अलग अलग ताप पर अलग अलग हो सकता है, अलग अलग विलयन में अलग अलग हो सकता है। तो हेनरी स्थिरांक ये हो गया। अगर ग्राफ खींचा जाए किसके बीच में? आंशिक दाब के बीच में, और एक्स बी, मतलब ये एक्स बी क्या है बेटा? विलय के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को और क्या क्या बोलते हैं? मोल अंश बोल सकते हैं, मोल भिन्न बोला जा सकता है। तो यहाँ देखिए समानुपाती है, जैसे जैसे P बढ़ेगा वैसे वैसे विलयता या मोल प्रभाज बढ़ेगा। तो इस तरीके से यह आपका संबंध हो गया है ग्राफिकल रूप में। तो इसको समझिए, ये वाला जो फॉर्मूला है ये न्यूमेरिकल में बहुत महत्वपूर्ण है, न्यूमेरिकल में काम आता है। तो न्यूमेरिकल से इसको और समझने की कोशिश कर। तो बेटा न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है ये न्यूमेरिकल कि 98 केल्विन, मतलब तापमान फिक्स हो गया है। CO2 का जल में हेनरी नियतांक कितना है बेटा? 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल है। पी मतलब पास्कल है। 1 लीटर सोडा वाटर में CO2 की मात्रा की गणना करो। क्लियर? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करने के लिए हम हमारे ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा इलोबरेट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा फैलाते हैं। पता हमको सारा है, इसको थोड़ा न्यूमेरिकल के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा फॉर्मूला है P = KH × XB। यही फॉर्मूला है XB। अब आपको पता है कि यहाँ देखें P = KH, ये क्या हो जाएगा भाई? विलय का मोल प्रभाज है। विलय का मोल प्रभाज का मतलब विलय के मोल अपॉन कुल मोल कितने? विलय प्लस विलायक।
और अगर यहाँ बात करें अल्प विलय की, अल्प विलय, क्योंकि CO2 बहुत कम विलय होती है और हमेशा आपको यही मानना है कि गैस अल्प विलय होती है, तो हमेशा जो मैं बता रहा हूं उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो अगर सीधा x भी दिया होता तो आप यहां इस्तेमाल कर लेते, लेकिन इसने क्या कहा है कि केस दिया है और CO2 की मात्रा की गणना करो बोला है। तो CO2 की मात्रा मतलब CO2 के मोल आपको निकालने हैं, ये पूछ रहा है आपसे। तो सिंपल सी बात हो गई कि मोल प्रभाज को हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्प विलय की कंडीशन में n, कैपिटल N विलायक का मोल जो है बहुत ज़्यादा होगा विलय के मोल से, तो n प्लस n को अपन लिख सकते हैं n, केवल n से, कैपिटल N से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना छोटा है इसमें जुड़कर भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो n, कैपिटल N प्लस स्मॉल n को कैपिटल N लिख सकते हैं, मतलब विलायक के मोल लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो सिंपल हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा अल्प विलय के लिए, और यही आपको इस्तेमाल करना है कि जो आंशिक दाब है वो समानुपाती है या दाब के समानुपाती है, ये मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज का नया रूप आपके सामने आ गया है, विलय के मोल अपॉन विलायक के मोल, क्योंकि विलय के मोल बहुत कम है तो विलयन के अंदर नगण्य हो गए, तो n प्लस कैपिटल N प्लस स्मॉल n, तो स्मॉल n आपने हटा दिया यहाँ से, तो ये हो गया। अब आपके पास में विलायक कौन है बेटा, विलायक आपके पास में जल है, दाब आपके पास में आ गया 2.8 atm है, तापमान आपके पास 298 केल्विन, तो तापमान का तो कुछ करना नहीं है, वो फिक्स है, दाब आपके पास 2.8 आ गया है। जल के 1 लीटर में जल के मोलों की संख्या कितनी होती है, वो मैंने आपको बताया था कि जल के मोल मतलब कैपिटल N आपका 55.5 होता है। ये कहाँ से आता है बेटा, ये यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। जल का 1 लीटर H2O में जल के मोल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, जल के मोल, ये मोल अवधारणा में मैंने आपको पढ़ाया है। 1 लीटर जल का मतलब कितने ग्राम हुए बेटा, 1000 ग्राम, और ग्राम को अगर आप मोल में बदलोगे तो 18 का भाग लगाओगे तो ये होता है 55.5 मोल। तो यही तो आपके पास में आ गया है कि मोल कितने हैं जल के, मतलब विलायक के मोल आपके पास में 55.5 हो गए हैं, तो ये विलायक के मोल हो गए हैं आपके पास में। और आपको क्या करना है, स्मॉल n विलय के मोल आपको ज्ञात करने हैं। तो फॉर्मूला आपके पास में ये हो गया है, P का मान कितना है 2.5, KH हेनरी स्थिरांक आपको दे रखा है, ये रहा हेनरी स्थिरांक, n आपको ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपके पास में हो गया है, और विलायक के मोल कितने हो गए हैं 55.5 हो गए हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास में तो कितना आ जाएगा 8.3 × 10⁻² मोल, और ये किसके मोल है, ये विलय के मोल है। और विलय कौन है बेटा, विलय है CO2, तो ये विलय के मोल आपके पास में आ गए हैं। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी हेनरी स्थिरांक पे आ जाते हैं। ICR में एक क्वेश्चन आया, वो मैंने आपको करा दिया, इसी टाइप का क्वेश्चन था। अब हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या है, हेनरी नियम है क्या भाई दाब बढ़ाओगे तो विलयता बढ़ेगी, इसके अनुप्रयोग क्या है, तो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, अधिक दाब पर गैस विलय हो जाती है। अब कोई गोताखोर है, वो एक नॉर्मल गैस सिलेंडर जिसमें नाइट्रोजन जो वायुमंडल में होती है उतनी, ऑक्सीजन जितनी होती है वो उतनी लेकर गोताखोरी करने समुद्र में चला गया। बहुत गहरे समुद्र में दाब बहुत अधिक होता है, और अधिक दाब पर क्या होगा, जितना दाब अधिक होगा गैसों की विलयता रक्त में उतनी ही बढ़ जाएगी। अब क्या होता है, गहरे समुद्र के अंदर रक्त में नाइट्रोजन जो कि नहीं विलय होता रक्त के अंदर, वो भी विलय होने लग जाता है। और जैसे ही विलय होने लग जाता है तो आप देखेंगे कि गैस की विलयता बढ़ जाती है और धीरे धीरे गोताखोर समुद्र की सतह पर आता है। और जैसे ही सतह पर आता है
दाब में क्या आ गई है, कमी आ गई है, और दाब में कमी आने की वजह से जो घुली हुई नाइट्रोजन है वो बुलबुलों के रूप में रक्त वाहिकाओं में फंस जाती है, क्योंकि वो अचानक विलय से क्या अविलय होती है और वो रक्त वाहिकाओं में फंस जाती है, और इससे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और नीला पड़ जाता है गोताखोर, और उसकी मृत्यु हो जाती है और असहनीय दर्द होता है। तो इससे बचने के लिए गोताखोरों के सिलेंडर या जो मरीज होते हैं हॉस्पिटल में जिनको श्वसन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनके सिलेंडर में हीलियम मिलाई दी जाती है। हीलियम क्या करती है कि भाई अधिक तापमान पर इतने अधिक विलय हो जाती है और फिर वो बुलबुलों के रूप में नहीं निकलती है कम दाब पर। तो इसी कारण जो है हीलियम को घोल लिया जाता है ताकि नाइट्रोजन की जगह हीलियम चली जाए, और हीलियम कोई ऐसा प्रभाव नहीं दिखाती है। तो 11.7% जो सिलेंडर होता है गोताखोरों का, उनके अंदर हीलियम होती है। तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की अपन बात कर लेते हैं। तो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग क्या है, गोताखोरों के सिलेंडर में हीलियम जो होती है 11.7% होती है, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन 32.1% होती है। ये कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है ताकि जो है वो दाब का प्रभाव खत्म किया जा सके। ये क्वेश्चन ICR जेट में भी कई बार आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये हेनरी के नियम के अंदर। दूसरा, आपने देखा होगा शीतल पेय बनाने में कि भाई CO2 जो है उसको दाब लगाकर बोतल में बंद कर दिया जाता है, ढक्कन लगा दिया जाता है। आप ढक्कन खोलते हैं, देखते हैं कि बाहर निकलती CO2 एकदम, तो वो दाब लगाकर बंद की जाती है। तो शीतल पेय बनाने के अंदर CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। अधिक ऊंचाई पर चले जाए तो पहाड़ों पर जब जाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्यों कमी, वहाँ दाब तो है नहीं, तो रक्त में ऑक्सीजन की विलयता कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी जो है उसको एनॉक्सिया बोलते हैं। तो इसलिए वहाँ जिनको जो है फेफड़े कमज़ोर होते हैं जिनके, तो पहाड़ी लोगों के फेफड़े बड़े जो है मजबूत होते हैं, या उनको कम ऑक्सीजन, कम दाब पर ऑक्सीजन ग्रहण करने की ताकत होती है। जो मैदानी लोग होते हैं उनको ये हैबिट नहीं होती है। इसलिए ये हेनरी का नियम है, और हेनरी का नियम बता रहा है कि पहाड़ों पर अधिक ऊंचाई पर दाब कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन की जो विलयता है वो भी कम हो जाती है। और इस तरीके से ये हेनरी के अनुप्रयोग यहाँ समाप्त हो गए। हेनरी का नियम क्या कह रहा था भाई, दाब बढ़ाने पर विलयता बढ़ती है। यही राउल्ट कह रहा है, एक और नियम है राउल्ट का नियम, और वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है हेनरी के नियम से, तो उसकी अपन बात करेंगे। और यही जो है राउल्ट कह रहा है, लेकिन राउल्ट हेनरी का सुधरा हुआ रूप है। कैसे सुधरा हुआ रूप है वो अपन देखेंगे। दूसरी चीज़, वहाँ हेनरी स्थिरांक नहीं आएगा, हेनरी स्थिरांक की जगह क्या चीज़ आएगी उसको अपन देखेंगे। तो राउल्ट के नियम की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हेनरी का नियम आप अच्छे से देखें, इससे संबंधित न्यूमेरिकल करें, और जो थ्योरेटिकल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उसको अपन क्लियर करने की कोशिश करें। क्लियर हो गई बात? तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर राउल्ट के नियम पर। हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सॉल्यूशन हम पढ़ रहे थे, विलियन पढ़ रहे थे, और विलियन के अंदर हमने ये देख लिया था हेनरी का नियम, दाब का प्रभाव, विलय की विलयता पर दाब का प्रभाव। और हेनरी का नियम क्या कह रहा था कि दाब जैसे जैसे बढ़ाएंगे विलय की विलयता विलायक के अंदर बढ़ती चली जाएगी, मतलब विलियन में बढ़ती चली जाएगी। और वो किसके समानुपाती होती है कि जो दाब हम लगाएंगे और जो मोल प्रभाज होगा, मोल प्रभाज मतलब जो अंश होगा विलय का, उसके समानुपाती होती है। तो जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे विलय जो है वो बढ़ता चला जाएगा, उसकी सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। जो विलयता है वो जब हम समानुपाती का निशान हटाते हैं, दाब, मोल प्रभाज और P के बीच में जो रिलेशन है, वहाँ एक नियतांक आता है KH। वो हेनरी नियतांक है जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है और ताप पर निर्भर करता है। तो स्टार्ट करते हैं कि जो विलयता है वो किस पर निर्भर करती है। और एक वर्ड हमने और पढ़ा था जिसका नाम था वाष्प दाब। तो वाष्प दाब क्या होता है और इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं उसको देखते हैं, और उसके बाद राउल्ट के नियम जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए उस पर चर्चा करेंगे। तो वाष्प दाब क्या है इसको पहले समझ लेते हैं, फिर परिभाषा में जाएंगे। वाष्प दाब, कोई भी द्रव जो है बेटा वो हमेशा किसी भी तापमान पर वाष्प बनाता है। तो ये जो द्रव है शुद्ध अवस्था में या जैसा भी है इसके अंदर द्रव, वो
नियत तापमान पर, किसी भी तापमान पर क्या करेगा, वाष्प बनाएगा। तो ये क्या हो गई है बेटा, वाष्प हो गई है। और ये वाष्प जो है इस द्रव की सतह पर क्या करेगी, दाब लगाएगी, और इस दाब को क्या बोलेंगे, वाष्प दाब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाष्प दाब। तो द्रव के द्वारा उत्पन्न हुई वाष्प जो कि नियत तापमान पर होती है, अब ये क्या होती है, यहाँ एक क्रिया होती है द्रव का वाष्प में बदलना, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। और दूसरी अब जो क्रिया हो रही है, ये वाष्प जो है वापस द्रव में बदल रही है, उसको कहते हैं संघनन, संघनन। तो वाष्पीकरण और संघनन की क्रिया जो है दोनों में जब साम्य अवस्था आ जाती है और इस वाष्प द्वारा वाष्प या द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। और वाष्प दाब बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वाष्प द्वारा लगाया गया द्रव की सतह पर जो दाब है वो वाष्प दाब है। और ये कब अपने को कैलकुलेट करना है, जब संघनन और वाष्पीकरण, जब वाष्प बन भी रही हो और वापस संघनित भी हो रही हो। ऐसा क्यों होता है सर, वापस संघनित क्यों होती है, उड़ क्यों नहीं जाती है, बाहर की तरफ क्यों नहीं निकल जाती है? तो यहाँ एक कारक और है जिसका नाम है वायुमंडल। और वायुमंडल क्या करता है, वो भी तो इधर दाब लगा रहा है, यहाँ पे भी तो गैस है, तो इस वाष्प को बाहर नहीं निकलने देती, यहीं सतह पर लगती है यहाँ। और सतह पर रखने की वजह से क्या हो रहा है कि ये वाष्प सतह पर दाब डाल रही है, बाहर नहीं जा पा रही है। इस कारण जो दाब डाल रही है उसको कहते हैं वाष्प दाब। परिभाषा से समझने की कोशिश करते हैं। नियत ताप पर द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर आपेक्षिक दाब लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, जब द्रव और इसकी वाष्प साम्य अवस्था में हो। मतलब क्या इसका, जब संघनन और वाष्पीकरण दोनों साम्य अवस्था में हो तो इसको क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। और वाष्प दाब किस पर निर्भर करता है, दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है और एक तापमान पर निर्भर करता है कि द्रव कितना वाष्पशील है। वाष्प ज़्यादा बनाता है तो बहुत तेज़ी से उड़ेगा, जैसे ईथर है, अल्कोहल है, पेट्रोल है, इनका वाष्प दाब कम होता है, वाष्पीकरण की मात्रा इनकी अधिक होती, बहुत तेज़ी से वाष्पीकृत हो जाते हैं। जल है, धीरे धीरे वाष्पीकृत होता है। जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे ग्लाइकोल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, इनका वाष्पीकरण धीरे धीरे होता है। तो यहाँ देखिए दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, द्रव की प्रकृति और दूसरा ताप। ताप में आपने देखा होगा कि जो गर्मी का सीजन होता है उस समय या तापमान बढ़ा देने पर वाष्प ज़्यादा बनती है, तापमान कम करोगे वाष्प कम बनेगी। तो इन दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है वाष्प दाब। तो हेनरी का नियम क्या कह रहा था बेटा, हेनरी का नियम कह रहा था कि जो दाब लगाया जाता है वो समानुपाती होता है किसके, मोल प्रभाज के। जैसे ए तो विलायक हो गया और बी विलय हो गया, तो विलय के मोल प्रभाज जिसकी अपन बात कर रहे हैं उसके मोल प्रभाज तो एक्स बी के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। और जब ये समानुपाती का निशान आप हटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, के एच एक्स बी आ जाएगा। और ये कौन सा नियम है, ये हेनरी का नियम है। अब यहाँ क्या हो गया, ये पी तो दाब हो गया, एक्स क्या हो गया, विलय का मोल प्रभाज हो गया, के एच क्या हो गया, एक नियतांक हो गया। क्या है ये, नियतांक, जिसको क्या बोलते हैं, हेनरी नियतांक। और हेनरी नियतांक जो होता है बेटा उसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, किस चीज़ से रिप्लेस करेंगे, ये अपन देखेंगे राउल्ट के नियम से। तो राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। राउल्ट के नियम को सुधरा हुआ हेनरी रूप कहते हैं कि हेनरी रूप का ही सुधरा हुआ रूप कौन है, राउल्ट का नियम। और राउल्ट का नियम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए राउल्ट के नियम की अपन चर्चा करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो राउल्ट के नियम की चर्चा करते हैं। राउल्ट का नियम है क्या और उसका सुधरा हुआ रूप है क्या, इसके बारे में अपन बात करते हैं। राउल्ट का नियम देखिए, विलयन में नियत ताप पर किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब
अब आंशिक वाष्प दाब क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो राउल्ट का नियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस साल के लिए याद रखें। हर साल इम्पोर्टेंट होता है लेकिन इस साल के लिए विशेष इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो विलयन में नियत ताप पर किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में उस अवयव के वाष्प दाब व उसी अवयव के विलयन में मोल प्रभाज के गुणनफल के समान होता है। समझ में आई बात? तो यहाँ ये क्या कहना चाह रहा है, फिर से एक बार पढ़ो और फिर अपन इसको डिटेल में इलोबरेट करते हैं कि कहना क्या चाह रहा है कि विलयन में नियत तापमान नियत हो गया, किसी अवयव का आंशिक दाब। अब आंशिक वाष्प दाब क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर विलयन में विलय है, विलायक है, तो विलय के अणु भी दाब लगाएंगे, वाष्प बनेगी उसकी, विलायक के अणु के की भी वाष्प बनेगी और वाष्प दाब लगाएंगे तो दोनों का वाष्प दाब होगा। तो कुल वाष्प दाब दोनों का मिलकर होगा, क्योंकि अपनों ने डाल्टन का नियम देखा है कि जो दाब होता है वो अवयवों के कुल दाब के बराबर होता है, जो कुल दाब होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो आंशिक वाष्प दाब है वो शुद्ध अवस्था में उसी अवयव के वाष्प दाब या उसी अवयव के विलयन में मोल प्रभाज के गुणनफल के समान होता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। देखिए, ये मैंने लिया शुद्ध अवस्था में A जो कि विलायक है, तो विलायक मैंने लिया A जो कि द्रव भी है, ये हो गया विलायक। दूसरा लिया मैंने B और ये B जो है वो विलय है और ये भी द्रव है और दोनों शुद्ध अवस्था में। अभी ये भी शुद्ध है, अभी हमने दोनों को मिलाया नहीं, विलयन नहीं बनाया है, और ये भी शुद्ध है। इस बात को अगर समझ लोगे तो विलयन के अंदर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो ये विलय है और विलय क्या है? B। अब देखिए, जब A प्योर है, शुद्ध अवस्था में है, तो इसकी सतह पर क्या होगा? केवल A के अणु होंगे, ये A के अणु, सारे के सारे A के अणु, और इसकी जो वाष्प बनेगी वो भी किसकी बनेगी? A के अणु की ही बनेगी, A की ही वाष्प दाब बनेगी। और जो वाष्प दाब लगेगा शुद्ध अवस्था में वो भी केवल A की वजह से है, तो शुद्ध वाष्प दाब हो गया। तो यहाँ हम कहते हैं कि द्रव A का जो शुद्ध वाष्प दाब है उसको P नॉट A से प्रदर्शित कर रहे हैं। शुद्ध का मतलब सतह पर केवल A के अणु हैं और कोई भी नहीं है। वाष्प भी किसकी बन रही है? A की बन रही है। और ये वाष्प जो दाब लगा रही है सतह पर वो भी A पर लगा रही है, तो इसको कहते हैं शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, जिसको PA नॉट से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा देखिए, B क्या हो गया है? यहाँ ये B है आपके पास में, और B की सतह पर, क्योंकि शुद्ध अवस्था में है B, तो B की सतह पर जो अणु होंगे वो भी किसके होंगे? वो भी B के अणु होंगे। और B की जो वाष्प बनेगी वो भी B की ही बनेगी केवल, क्योंकि शुद्ध अवस्था में है B। और ये जो वाष्प दाब लगाएगी वो भी किस पर लगाएगी? B की सतह पर भी लगाएगी। ठीक है, तो B की सतह पर लगा रहा है, तो A का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में P नॉट A है और B का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में P नॉट B है। तो ये तो हो गया शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब PA नॉट PB नॉट, ये आपके पास में हो गया है। अब मैंने क्या कर दिया? इन दोनों को मिला दिया और इन दोनों को विलयन बना दिया। अब यहाँ क्या बना दिया? विलयन। और हमें तो चर्चा विलयन की करनी है क्योंकि लेसन हम किसका पढ़ रहे हैं? विलयन का पढ़ रहे हैं। अब यहाँ A भी है और यहाँ B भी है, तो सतह पर कुछ अणु A के होंगे और कुछ अणु B के होंगे। ये अणु B के हैं, ठीक है। जो ज़्यादा होगा उसके अणु ज़्यादा होंगे, और जो वाष्प बनेगी उसमें A की वाष्प भी होगी और B की वाष्प भी होगी। अब ये वाष्प जो दाब लगेगा A के अणुओं पर A वाले लगाएंगे, B के अणुओं पर B वाले लगाएंगे। तो अब जो वाष्प दाब होगा वो प्योर या शुद्ध वाष्प दाब नहीं होगा, क्योंकि सारा वाष्प दाब तो नहीं लग रहा है।
आंशिक वाष्प दाब लग रहा है तो हम यहाँ कहेंगे ए के अणुओं द्वारा लगाया गया वाष्प दाब आंशिक वाष्प दाब PA, बी के अणुओं द्वारा लगाया गया वाष्प दाब B पर वो क्या हो गया, PB हो गया। और हमने ये माना कि जो इसमें मोल प्रभाज गुले हुए हैं, A के मोल प्रभाज XA है, B के मोल प्रभाज XB है, A के मोल N है कैपिटल N, B का मोल स्मॉल n है, द्रव्यमान जो है वो कैपिटल W है A का, और B का जो है स्मॉल w है। मोलर द्रव्यमान मतलब अणुभार जो है वो A का जो है वो कैपिटल M है और B का जो है वो स्मॉल m है। ये हमने देख लिया है बेटा, क्लियर हो गई बात। अब वापस नियम पे आते हैं कि देखिए यहाँ पे शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब लग रहा है वो P0A, ठीक है, P0B B के द्वारा, और आंशिक अवस्था में जो वाष्प दाब A पर लग रहा है वो कौन सा हो गया, PA हो गया, और इस पर हो गया है PB। अब राउल्ट का नियम क्या कह रहा है, विलयन में नियत ताप पर, तो ताप से कोई मतलब नहीं। अब देखिए किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब, तो किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब, ये PA और PB का आंशिक वाष्प दाब है, तो अवयव A मतलब विलाय का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, PA, विलय का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, PB। किसके बराबर है, देखिए शुद्ध अवस्था में उस अवयव के वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में उस अवयव का वाष्प दाब क्या है, ये नॉट A और नॉट B, तो यहां लिख देंगे कि ये किसके बराबर है, P0A इज इक्वल टू P0B, और किसके बराबर है, शुद्ध अवस्था में उस अवयव के वाष्प दाब तथा उसी अवयव के विलयन में मोल प्रभाज के गुणनफल के समान होता है। तो मोल प्रभाज के गुणनफल के समान मतलब A है तो यहाँ क्या हो जाएगा, XA हो जाएगा, और ये B है तो ये XB हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या कह रहा है कि जो A का जो आंशिक वाष्प दाब है वो किसके गुणनफल के बराबर है, शुद्ध अवस्था में इसके वाष्प दाब तथा इसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर है। तो इसको समझे बेटा कि भाई जितना अगर A इस विलयन में होगा उतनी ही वाष्प बनेगी और उतना ही तो वाष्प दाब लगाएगा। तो शुद्ध अवस्था का कितना अंश हो गया, तो X से इतना गुना हुआ है, ये मोल प्रभाज है तो इसको शुद्ध से गुणा कर दो तो आंशिक आ जाएगा आपके पास में। तो ये जो A है ये नियत है, ये P भी नियत है, कि शुद्ध अवस्था में तो अपन ज्ञात कर सकते हैं और वो हमेशा नियत रहेगा उस तापमान पर। इसलिए जो हेनरी का नियम था KH, और तो KH हमने हटा दिया, उसकी जगह क्या लिख दिया है, उसकी जगह हमने आंशिक वाष्प दाब की जगह शुद्ध वाष्प दाब लिख दिया। KH की जगह हमने शुद्ध वाष्प दाब, क्योंकि वो नियत है, तो किसी का भी आंशिक वाष्प दाब, शुद्ध वाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आपके पास में PB है तो ये क्या हो जाएगा, ये मोल प्रभाज आंशिक वाष्प दाब जो है वो शुद्ध वाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। और यही किसका नियम है, राउल्ट का नियम है। ये बड़े काम की चीज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अपन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और पूरे लेसन में ये अब आपको ध्यान रखना है कि अगर विलायक A है और विलय B है और दोनों अगर द्रव अवस्था में है तो शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब P0A हो जाएगा, इसका P0B। आंशिक वाष्प दाब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा तो वो PA और PB हो जाएगा। मोल प्रभाज XA और XB हो जाएगा। मोल प्रभाज निकालना आपको आज सिखा दिया है मैंने, इसके न्यूमेरिकल भी करा दिए हैं। मोल N कैपिटल N स्मॉल n, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ग्राम में मात्रा, ये जो है कैपिटल W स्मॉल w, और मोलर द्रव्यमान कैपिटल M और स्मॉल m मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब इसके अनुप्रयोग करने की कोशिश करते हैं। दो विलयन बनाते हैं, एक द्रव का द्रव में विलयन और एक ठोस का द्रव में विलयन। दोनों के लिए राउल्ट का नियम अप्लाई करते हैं और इस नियम से क्या क्या चीज पता चलेगी और किस तरीके के न्यूमेरिकल बनेंगे उसको सॉर्ट आउट या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं आगे। तो देखते हैं राउल्ट के नियम के अनुप्रयोग। दो अनुप्रयोग हमने लिखे हैं राउल्ट का नियम का। एक अनुप्रयोग है द्रव द्रव तंत्र, दूसरा द्रव में ठोस अगर आप मिलाएं तो क्या होता है। राउल्ट का नियम क्या कहता है कि अगर मैंने A और B को मिलाया, A आपके पास में कौन है, ये विलायक है, B आपके पास में कौन है, B विलय है,
तो ए और बी को हम मिलाने की कोशिश करते हैं। बाकी चीज़ें सारी चीज़ें आपको पता है, राउल का नियम लगाएंगे। अगर ए और बी को हमने यहाँ मिला दिया है तो यहाँ ए और बी है आपके पास में, और इसकी वाष्प बनेगी जो यहाँ क्या लगाएगी, वाष्प दाब लगाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ए का जो आंशिक वाष्प दाब है पी ए, वो बराबर किसके है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। शुद्ध अवस्था में ये जो है आपके पास में इसके लिए आ गया विलायक के लिए, विलय के लिए क्या हो जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ये आपके पास में आ जाएगा। तो ये आ गया समीकरण नंबर 2। डाल्टन का नियम क्या कहता है विलयन के लिए, अगर इस पूरे विलयन की बात करें तो हम कहेंगे विलयन के लिए डाल्टन के अनुसार, क्या हो जाएगा बेटा, डाल्टन के अनुसार। डाल्टन क्या कहता है बेटा कि जितने भी अवयव हैं विलय और विलायक, उनके जो आंशिक दाब है उनको जोड़ दिया जाए तो विलयन का वाष्प दाब निकल आएगा। भाई दो ही तो वाष्प बन रही है, एक की बनेगी और बी की बनेगी, दोनों को जोड़ दिया जाए तो विलयन का वाष्प दाब आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये डाल्टन के अनुसार निकल आया। अब इन दोनों की वैल्यू कहाँ से रख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 से रखा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पी एस इज इक्वल टू पी नॉट, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए की जगह पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये राउल के नियम के अनुसार है, प्लस पी ए एक्स पी बी के लिए क्या लिख सकते हैं, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये आपके पास में एक इंपॉर्टेंट समीकरण आ गया है, समीकरण नंबर 3, जिसका उपयोग आप न्यूमेरिकल के अंदर कर सकते हैं। अगर आपको पी ए नोट पता है शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, आंशिक दाब आंशिक या मोल प्रभाज पता है, तो आप विलयन का वाष्प दाब निकाल सकते हैं इस समीकरण के द्वारा। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो गया है, दोनों को मिलाया तो आप निकाल सकते हैं। अब हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे केवल विलय से मतलब है, विलायक से ज़्यादा मतलब नहीं है, तो मैं एक्स ए को उधर भेज सकता हूँ, या कभी कभी ऐसा कर सकता हूँ कि मुझे एक्स बी ही एक्स बी चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर सकता हूँ, इस समीकरण नंबर 3 में इसकी वैल्यू जब मैं पुट करूँगा बेटा, तो क्या आ जाएगा, पी एस इज इक्वल टू एक्स ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स बी, तो पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी, और ये कौन है, एक्स बी। अब मैं मल्टीप्लाई करूँ इसको अंदर तो क्या हो जाएगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब देखिए इन दोनों में कौन कॉमन है, एक्स बी कॉमन है। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, पी एस इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए पी नॉट को मैं बाहर रहने दूँ, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, ठीक है। यहाँ कौन कॉमन है, एक्स बी कॉमन है, तो एक्स बी बाहर निकाल देता हूँ। एक्स बी इज इक्वल टू क्या चीज हो गया, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। तो इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है सिंपली, तो कोई भी मान करके इसके साथ खेला जा सकता है। तो समीकरण नंबर 3 के साथ अपन खेल सकते हैं। तो ये आपके पास समीकरण नंबर 4 आ गया। ये कौन सी कंडीशन है, जब द्रव और द्रव तंत्र की बात कर रहे हैं। अगर ग्राफ बनाएं तो बेटा ग्राफ अगर इस तरीके से बनाते हैं अपन, देखिए इस तरफ मैं लिख रहा हूँ कि मेरे पास एक्स ए यहाँ 1 है और एक्स बी इज इक्वल टू 0 हो गया। केवल ए ही है, विलायक ही है,
तो यहाँ पर जो शुद्ध दाब होगा वो किसका होगा, शुद्ध दाब जो होगा वो PA0 होगा। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, XA को तो मैं कर दे रहा हूँ 0 और XB जो है उसको कर दे रहा हूँ 1। यहाँ केवल विलय होगा, शुद्ध अवस्था में विलय है, तो शुद्ध अवस्था में विलय को मैं यहाँ कर दे रहा हूँ P0B। ये आपके पास में हो गया है। तो एक ग्राफ आपके पास में आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक जोड़ता हुआ, जो कि किसको बताएगा, PS को बताएगा। और ये क्या है, PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PS इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर PA प्लस PB। ये यहाँ से कहाँ जा रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो एक ग्राफ ये इधर से इधर कर सकते हैं, दूसरा ग्राफ इधर से इधर कर सकते हैं। तो ये क्या चीज़ बता रहा है, देखिए धीरे धीरे XB बढ़ता जा रहा है और XA कम होता जा रहा है। और यहाँ जाकर XB क्या हो गया है, यहाँ जाकर XB मैक्सिमम हो गया और XA 0 हो गया है। यहाँ जाकर आप देख रहे हैं क्या हो गया है, देखो स्ट्रेट लाइन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन। यहाँ जाकर क्या है, यहाँ देखिए XA 1 है और XB क्या हो गया है 0। तो मैक्सिमम अवस्था में आपके पास में क्या आ जाएगा, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये किसको बता रहा है, इधर वाला भाग विलायक को बता रहा है, इधर वाला भाग विलय को बता रहा है। और इस तरीके से हम जो है ग्राफ को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये राउल के आदर्श नियम का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, राउल के आदर्श नियम का ग्राफ। और न्यूमेरिकल के लिए क्या काम आएगा, समीकरण नंबर 3 जो है वो न्यूमेरिकल के लिए हमारे को सहयोग करेगा या न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा। वापिस से समझने की कोशिश करते हैं द्रव द्रव तंत्र। कैसे द्रव द्रव तंत्र के अंदर हम इसको लिखते हैं, देखिए द्रव द्रव तंत्र में एक विलायक लिया, एक विलय लिया। विलायक जो है वो A है, विलय B है, दोनों को हमने मिलाकर विलयन बना दिया। दोनों वाष्प दाब बनाएंगे तो दोनों का जो वाष्प दाब लगेगा यहाँ पे वो आंशिक वाष्प दाब होगा, शुद्ध वाष्प दाब नहीं होगा। तो PA देखिए, PA राउल के नियम के अनुसार क्या है, आंशिक वाष्प दाब शुद्ध वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमने PA के संदर्भ में लिख दिया। A के संदर्भ में, B के संदर्भ में क्या होगा, B का आंशिक दाब इज इक्वल टू B का शुद्ध दाब इनटू B का मोल प्रभाज। ये दो समीकरण हमारे पास में आ गए हैं। लेकिन डाल्टन का नियम विलयन के लिए क्या कहता है कि जितने भी अवयव उपस्थित हैं उनका आंशिक दाब का योग ही विलयन का कुल दाब होता है। तो विलयन के लिए डाल्टन का नियम के अनुसार PA जो A का आंशिक दाब है, PB जो B का आंशिक दाब है, इन दोनों का योग ही विलयन के आंशिक दाब के बराबर होगा या विलयन के दाब के बराबर होगा। अब हम PA और PB को कैसे लिख सकते हैं, PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। ये चीज़ न्यूमेरिकल में बड़ी काम की है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ हम जानते हैं कि हमें हमेशा विलय की बात करनी है। विलायक तो ज़्यादा अमाउंट में होता है तो विलय की बात करेंगे। तो विलय के मोल प्रभाज को हटाकर हम केवल विलय के मोल प्रभाज लेते हैं, विलायक के मोल प्रभाज को हम हटा देते हैं और केवल विलय के मोल प्रभाज लेते हैं। तो हमें पता है कि XA XB जितना भी अवयव उपस्थित है विलयन के अंदर, उनके मोल प्रभाजों का योग जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो अगर मुझे XA चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, XB को उधर ले जाना पड़ेगा, तो 1 माइनस XB हो गया। अब मेरा जो समीकरण नंबर 3 है उसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, XA की वैल्यू लिख सकता हूँ। तो XA इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस XB। अब मैं PA को इसके अंदर गुणा कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा PA नॉट माइनस PA नॉट XB, और बाकी तो आपके पास में है ही। अब यहाँ से आपके पास में देखिए XB और XB कॉमन है तो XB मैंने बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, एक तो बचा PB प्लस के अंदर PB नॉट तो मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस के अंदर क्या बचा PA नॉट, इसको यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से ये समीकरण नंबर 4 भी न्यूमेरिकल में काम आ सकता है। ये ग्राफ आपको प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ जो है आपके पास में क्या है, शुद्ध अवस्था के अंदर जो है
वो विलायक है, और यहाँ आपको ये बता रहा है कि शुद्ध अवस्था में केवल विलय है, और ये दोनों लाइनें ये जोड़ रही है कि विलयन किस तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया द्रव द्रव तंत्र के लिए किस प्रकार से राउल्ट का नियम काम करता है। अब इम्पोर्टेंट द्रव द्रव तंत्र नहीं है, इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो द्रव ठोस तंत्र है। मतलब एक अवाष्पशील ठोस को द्रव में मिलाते हैं, मतलब ठोस क्या हो गया, वो वाष्पशील नहीं है। तो ठोस अगर वाष्प नहीं बनाएगा तो उसको हटाना पड़ेगा वहां से। किस तरीके से हटाते हैं वो अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां से मैं ये हटा देता हूं, द्रव द्रव तंत्र समझ में आ गया बेटा, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, केवल ठोस द्रव तंत्र की अपन बात करेंगे। ठीक है, तो द्रव ठोस तंत्र, तो मैं यहां ये करता हूं कि एक मैंने ए विलायक लिया, ए ये वाष्पशील है, वाष्पशील है, ए विलायक, और इसमें मैंने ठोस क्या मिला दिया है, बी, और वो क्या है, विलय। अब देखिए ठोस बी विलय जो है वो अवाष्पशील है। कैसा, अवाष्पशील। तो यहां देखिए हमारे पास जो PS इस विलयन का जो वाष्प दाब आएगा वो क्या आएगा, PA का आंशिक दाब प्लस PB का आंशिक दाब। PA PB को किस तरीके से लिख सकते हैं, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, लेकिन हमें जो वाष्प दाब ठोस का वो तो है ही नहीं, मतलब PB नॉट क्योंकि ठोस है इसलिए इसका जो वाष्प है दाब है वो 0 हो गया है। तो जब इसकी जगह लिखेंगे 0 तो ये सब क्या हो जाएगा, 0। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि जब द्रव ठोस के लिए हो, किसके लिए हो, द्रव और ठोस के लिए राउल्ट का नियम अप्लाई करना हो, तब हम इस समीकरण को लिखने के बाद ये कह सकते हैं कि PS इज इक्वल टू PA इन नॉट XA, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सर ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, लेकिन इसके अंदर विलय की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बार हमारा जो कंसर्न होता है वो विलय होता है। तो यहाँ तो विलय तो आया ही नहीं, विलायक विलायक है। तो यहाँ देखिए ठोस को आपने यहाँ मिलाया तो है, X भी है तो सही यहाँ पर, लेकिन उसकी वाष्प नहीं बन रही है। वाष्प नहीं बन रही है तो X भी निकाल तो सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बेटा, XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या हो गया है, 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं इधर। तो हमारे पास XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB हो जाएगा। और जैसे ही ये 1 माइनस XB हुआ बेटा, XA की जगह में क्या पुट कर दूंगा, ये 1 माइनस XB पुट कर दूंगा। जैसे ही मैं ये पुट करूंगा तो मेरा इक्वेशन किस तरीके से हो जाएगा, देखिए PS इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखना बेटा, क्या हो गया, PA नॉट 1 माइनस XB, 1 माइनस XB, अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, PS इज इक्वल टू PA नॉट, ठीक है, माइनस PA नॉट XB। अब मैं क्या करता हूँ, ये माइनस की चीज़ को मैं इधर ले जाता हूँ और इस PS को मैं इधर ले आता हूँ। जैसे ही मैं ऐसा करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो PA नॉट XB इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया है बेटा, PA नॉट माइनस PS हो गया है। और अगर मुझे केवल XB निकलवाना हो, जो कि सबसे ज़्यादा निकालवाता है, XB क्या है, विलय के मोल प्रभाज है बेटा। विलय के मोल प्रभाज निकालने तो क्या हो जाएगा, ये PA मतलब शुद्ध अवस्था में से विलयन को अगर माइनस कर दें तो क्या निकल आएगा कि जो वाष्प दाब में कमी आई है, आपेक्षिक कमी, वाष्प दाब में कमी, वो आपके पास में आ जाएगी। तो ये जो है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, PA नॉट माइनस PS
दाब में कमी। तो जब भी एक शब्द आए वाष्प दाब में कमी क्या है, तो वो शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब में कमी कहलाता है। अब देखिए इस PA0 को मैं इधर ले आया हूं तो ये यहाँ आ गया है PA0। अब ये क्या बला है बेटा, तो इसको लिख सकते हैं PA0 माइनस PS अपॉन PA, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। और ये एक अणु संख्यक गुणधर्म है, अणु संख्यक गुणधर्म मतलब ऐसा भौतिक गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसे अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो PA0 माइनस PS अपॉन PA0 शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब अपॉन शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, ये आपेक्षिक वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी या अवनमन बताता है, और ये एक अणु संख्यक गुणधर्म है। XB क्या हो जाएगा बेटा, XB तो विलय के मोल प्रभाज है, तो विलय के मोल अपॉन विलायक का मोल अपॉन विलय के मोल इस तरीके से लिख सकते हैं। XB को इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ये क्या हो गए, विलय के मोल प्लस कुल मोल, ये कैपिटल N क्या है विलायक के मोल, स्मॉल n क्या है विलय के मोल। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब हमें पता है कि ठोस अवस्था में जब घोला जाता है तो विलायक बहुत ज्यादा होता है, n इज वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल n। तो XB को हम सिंपली लिख सकते हैं, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा और हम लिख सकते हैं n अपॉन n। तो XB को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो फाइनली जो है बेटा इधर, तो फाइनली हमारे पास एक न्यूमेरिकल के लिए चीज आ जाती है, वो है कि PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB। और XB की जगह में क्या लिख सकता हूँ बेटा, XB की जगह मैं लिख सकता हूँ स्मॉल n विलय के मोल अपॉन कैपिटल N विलायक के मोल। और ये न्यूमेरिकल में बहुत महत्वपूर्ण है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन न्यूमेरिकल, तो इसको ध्यान में रखें। तो ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, और ये क्या है विलय के मोल अपॉन विलायक के मोल। इस तरीके से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हो गए हैं राउल्ट के नियम को जानने के। तो इन दोनों तरीकों पर आधारित न्यूमेरिकल अपन कर लेते हैं ताकि अपने को क्लियर हो जाए कि किस किस तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं। क्लियर, तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। द्रव का द्रव में विलयन, उसके लिए राउल्ट का नियम, और द्रव का ठोस में विलयन, उसके लिए राउल्ट का नियम। देखते हैं इसके न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट हमने जो है राउल्ट का लॉ देख लिया, राउल्ट का नियम देख लिया। क्या कह रहा है राउल्ट का नियम कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो नॉर्मली जो आंशिक वाष्प दाब है A का और आंशिक दाब वाष्प दाब है B का, इन दोनों के योग के बराबर होता है। और वो कैसे निकालते हैं, वो उनके मोल प्रभाज से निकाला जाता है। तो वो फॉर्मूला हमको यूज़ करने के लिए दो तरीके हमारे पास में, एक द्रव का द्रव में, एक द्रव का ठोस में। किस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल अगर आपके सामने है तो देखिए ये रहा आपके पास सामने कि द्रव में द्रव को मिलाया, मिथेनॉल में इथेनॉल को मिलाया, और ये एक आदर्श विलयन है। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, आदर्श विलयन, क्योंकि जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेंगे वो सारे के सारे आदर्श विलयन होंगे। क्या क्या दे रखा है तो देखते चले जाते हैं। एक हमारे पास में C2H5OH है, और दूसरा हमारे पास में मिथेनॉल है CH3OH मिथेनॉल। तो एक इथेनॉल है और एक मिथेनॉल है। सबसे पहले देखिए मिथेनॉल और इथेनॉल के अंदर तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि सबसे पहले मिथेनॉल है आपके पास में, और उसके बाद में C2H5 इथेनॉल है। ठीक है, आपको दे रखा है 300 केल्विन, तो ताप तो नियत कर दिया। 32 ग्राम मिथेनॉल है, तो ये 32 ग्राम हो गया। मतलब इसका भार आपको W दे रखा है
इसका भार कितना दे रखा है भाई 23 ग्राम, ये हो गया 23 ग्राम। ठीक है, फिर आपको पास क्या है, को मिलाकर विलयन तैयार किया गया है। 300 केल्विन पर मिथेनॉल का जो शुद्ध दाब है वो कितना है 90 mm ऑफ Hg। तो इसका जो दाब है, शुद्ध दाब मिथेनॉल का CH3OH, ये कितना हो गया 90 mm ऑफ Hg। और इथेनॉल का जो वाष्प दाब है वो कितना हो रहा है 51 mm ऑफ Hg। जो इथेनॉल आया है आपके पास में C2H5OH, वो कितना आ रहा है 51 mm ऑफ Hg। ये आपके पास में, तो ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, इन घटकों का आंशिक दाब ज्ञात करें और विलयन का कुल दाब ज्ञात करें। तो विलयन का कुल दाब के लिए फॉर्मूला क्या है, PS विलयन का कुल दाब इज इक्वल टू P0 मिथेनॉल इंटू मिथेनॉल का क्या हो जाएगा प्रभाज, आंशिक प्रभाज या मोल भिन्न जिसको कहते हैं, या मोल प्रभाज जिसको बोलते हैं, वो हो जाएगा P0A या P0B। इस तरीके से लिखने की जगह अपन क्या लिख रहे हैं, मिथेनॉल और इथेनॉल लिख रहे हैं। तो C2H5OH जो आपको दे रखा है इंटू XB अपन या X इथेनॉल लिखें, C2H5OH, ये आपके पास में आ गया। तो विलयन का आपको क्या निकालना है, PS निकालना है। तो PS निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए भाई, आंशिक दाब होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ें तो इसके लिए आपके पास ये तो है, ये भी है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा जो हमारे फॉर्मूले में है, P इथेनॉल देखें CH3 आंशिक दाब ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा P0 CH3OH इंटू X जो आपके पास में है किसका, इथेनॉल का। और इथेनॉल का X निकालें, कुल मोल कितने हो गए, कुल मोल निकालने के लिए सबसे पहले मोल निकालें। तो यहाँ देखिए मोल निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, यहाँ से भार दे रखा है, मोल निकालो, तुरंत मोल निकाल लेते हैं अपन। तो मिथेनॉल के मोल कितने हो जाएंगे, मिथेनॉल का अणुभार कितना है 32, तो 32/32 कितना हो गया, 1 मोल आपके पास में है मिथेनॉल। इथेनॉल कितना हो जाएगा, तो आप देखिए इथेनॉल का जो भार है वो कितना होता है 46/23 ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार कितना हो जाएगा 1/2 मोल। तो आपके पास में जो है मोल प्रभाज निकाले, तो मोल प्रभाज इथेनॉल का क्या हो जाएगा, मिथेनॉल का मोल प्रभाज, मिथेनॉल का मोल प्रभाज आपका होगा किसके मोल, मिथेनॉल के मोल कितने हैं 1, कुल मोल कितने हो गए 1 + 1/2, तो टोटल कितना हो गया है ये, तो 1 + 1/2, तो टोटल आपके पास में हो जाएगा 3/2, तो 2/3 यहाँ पर हो जाएगा ये। तो X इथेनॉल आपके पास में हो गया 2/3, तो ये आपके पास में मिथेनॉल इज इक्वल टू X मिथेनॉल 2/3, ये यहाँ लिख सकते हैं। ये आपके पास में है कितना है, देखिए ये आपके पास में आ रहा है 90, तो 90 × 2/3, ये यहाँ चला गया, कितनी बार चला जाएगा 30 टाइम, टोटल कितना आ गया 60। तो ये आपके पास में आ गया है P मिथेनॉल 60, P मिथेनॉल मतलब आंशिक दाब किसका आ गया है मिथेनॉल का, वो है 60। अब आंशिक दाब किसका निकाल लें, इथेनॉल का निकाल लें, C2H5OH। इसका आंशिक दाब निकालने के लिए P0 C2H5OH आपके पास होना चाहिए इंटू X C2H5OH आपके पास में होना चाहिए। ये आपके पास में नहीं है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इथेनॉल के लिए X इथेनॉल C2H5OH कितना आ गया बेटा, देखिए सबसे पहले दोनों के मोल देखें, तो इसका मोल कितना हाफ का मतलब कितना हो गया 0.5 अपॉन
1 प्लस 0.5, 1/2 का मतलब क्या 0.5, तो कुल मोल कितने हैं 1.5, या इसको लिख सकता हूँ 1/3, तो 1/3 लिख दूंगा तो PCl2H5OH ये निकाल सकता हूँ। ये आपके पास में कितना है 51, तो यहाँ हो गया है 51, कहाँ से ये देखो ये रहा 51, तो 51 इंटू 1/3 ये मोल प्रभाज किसके हैं, इथेनॉल का मोल प्रभाज, तो कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो 17 आपके पास में आ जाएगा, 17 mm ऑफ Hg। तो टोटल विलियन का कितना हो जाएगा, देखिए ये मिथेनॉल कितना आया 60, ये कितना आया 17, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 77। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आंशिक दाब निकालने से पहले सबसे पहले आपके पास में शुद्ध दाब होना चाहिए, वो ये रहा शुद्ध दाब जो क्वेश्चन आपको देगा। फिर आपको मोल प्रभाज निकालना आना चाहिए कि जो आपको ग्राम में मात्रा दे रखी है उससे मोल निकाले और मोल से फिर मोल प्रभाज निकाले, और मोल प्रभाज जैसे ही निकालोगे तो फिर विलियन का दाब आपको निकाल सकते हैं। विलियन का दाब निकालने में बड़ी आसानी रहेगी। ये क्वेश्चन आधारित था आदर्श विलियन में दोनों क्या है, द्रव और द्रव है, दोनों क्या है द्रव और द्रव। जब दोनों द्रव है तो इस तरीके से आप फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल करें और आप निकाल सकते हैं। एक और चीज देखते हैं यहाँ अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन अगला वाला है कि 310 केल्विन मतलब तापमान तो नियत कर दिया है, शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब 40 टॉर है और इस द्रव में ठोस B के साथ विलयन का वाष्प दाब 32 टॉर हो जाता है, तो XA ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या है, एक A है और एक B है। B हमारे पास जो है वो ठोस है, ठोस का मतलब क्या हो गया कि PB0 ये भी 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास में PB भी 0 हो जाएगा, PB ये भी 0 है, और हम PS क्या लिखते हैं, PS इज इक्वल टू PA प्लस PB। अब PB तो 0 हो गया है बेटा, PB क्या हो गया है 0 हो गया है, और PA क्या है, PA होता है हमारा PA इज इक्वल टू PA0 इंटू XA, और XA तो आपको निकालना है, विलियन में XA ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दे रखा है आपको, इस पूरे को कहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो। तो फॉर्मूला हो गया PS इज इक्वल टू PA0 इंटू XA। PS कितना है बेटा, PS आपके पास में 32, विलियन का 32 है। PA0 कितना है बेटा 40 टॉर है, तो ये लिख दिया 40। XA आपको ज्ञात करना है, तो XA क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं XA इज इक्वल टू 32/40, तो क्या हो जाएगा XA इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8 आपके पास में आ जाएगा। अगर ये 0.8 है तो XB कितना हो जाएगा, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है। XA आपके पास में 0.8 है, तो XB क्या हो जाएगा, XB इज इक्वल टू यहाँ से 1 माइनस XA मीन्स 1 माइनस 0.8, तो XB इज इक्वल टू हो जाएगा 0.2। इस तरीके से आप XA XB दोनों निकाल सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन अगर ठोस दे दिया है तो किस तरीके से निकाला जाता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लियरिटी आए हमें कि 1 मोल हेप्टेन का वाष्प दाब ये है शुद्ध अवस्था में, तो आपको एक द्रव दे रखा है विलयन, विलयन के अंदर जो विलय है वो द्रव है को 4 मोल ऑक्टेन, तो मोलों की संख्या दे दी, आपको ग्राम से सीधा मोल नहीं निकालना है, मोलों की संख्या दे रखी है। तो 1 मोल हेप्टेन 4 मोल ऑक्टेन के अंदर जिसका वाष्प दाब के साथ मिलाकर आदर्श विलयन बनाया गया है, तो विलयन का वाष्प दाब निकालिए। तो कुल मोल कितने हो गए बेटा, 1 + 4 5 मोल आपके पास में है, तो दोनों के मोल प्रभाज निकाल लें। तो हेप्टेन के मोल प्रभाज XA कितना हो जाएगा 1/5 टोटल कुल मोल, हेप्टेन के मोल अपन कुल मोल,
दूसरा ऑक्टेन के मोल प्रभाज कैसे निकालोगे, ऑक्टेन के मोल अपॉन कुल मोल 4/5, तो ये आपके पास में मोल प्रभाज आ गए, मतलब XA और XB आ गया है। दोनों के दाब आपको दे रखे हैं, सीधा रखें यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, PS इज इक्वल टू XA PA नोट या PA नोट इंटू XA लिखते हैं प्लस XB इंटू PB नोट, ठीक है। तो XA और XB आपके पास है, PA और PB नोट आपके पास में, सीधा रखें। मोल प्रभाज कितना हो गया, A का 1/5 किसका है, ये हेप्टेन का, इंटू हेप्टेन का जो आपके पास जो वाष्प दाब है वो कितना है 92 शुद्ध अवस्था में, ये रहा, ठीक है। ऑक्टेन का मोल प्रभाज कितना हो गया, ये ऑक्टेन का मोल प्रभाज है 4/5, तो ये 4/5 आ गया, इंटू 31 क्या है, 31 ऑक्टेन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब जो आपने देख लिया है। तो टोटल जब कैलकुलेट करेंगे तो 43.2 आपके पास में ये mm of Hg आ जाएगा। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि द्रव है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, द्रव ठोस है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब विलयन जो है उसके 3 प्रकार राउल ने दिए हैं, ठीक है। अगर मोटे तौर पर कहा जाए तो 2 प्रकार है, एक आदर्श विलयन और एक अनादर्श विलयन। वह विलयन जो राउल के नियम का पालन करता है सभी ताप और सांद्रताओं पर, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। और वह विलयन जो राउल के नियम से विचलन प्रदर्शित करता है उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन फिर 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले। इनके उदाहरण महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से बहुत छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं जो बहुत इजीली हो जाते हैं। तो राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन के प्रकार की अपन चर्चा करते हैं और उसके बाद अणुसंख्यक गुणधर्मों की अपन चर्चा करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन के प्रकार।